सभी भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल DPYQ में। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। इसके अंतर्गत हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण गुणांक, विचरण, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, ये सारे टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। और मेरा ये दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से भी इस टॉपिक पर और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ, लेकिन इसमें जितनी भी थियरी है मैंने उसको सबको कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सांख्यिकी क्या होती है? सांख्यिकी ये है कि अगर बहुत ढेर सारा डेटा दिया हुआ है, जैसे अगर 100 डेटा अगर दिया हुआ है तो इसका हम माध्य क्या निकालेंगे, इसका हम एवरेज क्या निकालेंगे, हमको उसी की आवश्यकता होती है। तो आंकड़ों के समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब ये पूरा अगर आंकड़ा है तो उसका सेंटर कहाँ पे बिलोंग करता है, उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति को औसत के द्वारा निरूपित करते हैं हम लोग। अर्थात औसत जो है वो आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे एग्जाम में पूछा हुआ है कि आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन है, तो औसत होता है। आंकड़ों का जो निरूपण करते हैं हम लोग ग्राफ के द्वारा, उसमें दंड आलेख, बारंबारता बहुभुज और हिस्टोग्राम के माध्यम से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को दो भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। पहला होता है गणितीय माध्य और दूसरा होता है स्थिति माध्य। गणितीय माध्य में हम लोगों ने पढ़ा है समांतर माध्य मतलब AP, गुणोत्तर माध्य GP, हरात्मक माध्य HP और द्विघात माध्य मतलब वर्गकरणी और माध्य जो होता है। स्थिति माध्य में हमारी माध्यिका आती है और बहुलक आता है मतलब मोड आता है और मीडियन आता है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कौन सा माध्य होता है जिसका हम लोग ग्राफ के द्वारा निरूपण कर सकते हैं। तो ग्राफ के द्वारा निरूपण जो है वो माध्यिका का संभव है और बहुलक का संभव है, लेकिन हमारा जो समांतर माध्य है इसका हम ग्राफ के द्वारा हम लोग निरूपण नहीं कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। रेंज है यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक, न तो उसको हम ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, ये दोनों में नहीं आता है। सांख्यिकी की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। सांख्यिकी को गणना का विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, और इसको माध्यों का विज्ञान जो है वो बाउले के द्वारा कहा गया है। अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान बॉर्डिंगटन के द्वारा कहा गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने का जो सबसे उपयुक्त तरीका है वो माध्य ही होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माध्य होता है उसी के आसपास जो सभी डेटा है वो घूमते रहते हैं। डेटा जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा होता है ग्रुप्ड डेटा मतलब वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े जैसे आपने देखा होगा सारणी के फॉर्म में आते हैं, जैसे लिखा रहता है 0 से 10, 10 से 20। तो इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कुछ छात्र ऐसे हैं जो किसी परीक्षा में 0 से 10 नंबर के बीच में मार्क्स पाए हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो 10 से 20 के बीच में मार्क्स पाए हैं, तो उनको वर्गीकृत किया गया है। तो ये हो गए ग्रुप डेटा। अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो मेन पॉइंट है वो है मीन। माध्य क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी का सम मतलब कि उनका योग, और सभी जितने भी ऑब्जर्वेशन संख्याएं दी गई हैं वो कितनी संख्याएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमको निकालना हो 3, 18, 6, 13 का मीन, तो मीन हमारा हो जाएगा इन सभी का योग, इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 40। और चूंकि ये चार संख्याएं हैं तो इनको डिवाइड करेंगे तो इसका जो माध्य हो जाएगा वो हो जाएगा 10। मीडियन मतलब माध्यिका होती है वैल्यू ऑफ मिडिल ऑब्जर्वेशन। जितने भी संख्याएं दी गई हैं उसमें से जो संख्या सबसे बीच में होती है वो माध्यिका होती है। कुल संख्याएं अगर हमारी विषम है और या फिर सम हो सकती हैं, तो अगर विषम संख्याएं हैं, जैसे कि माना अगर कोई 9 संख्याएं अगर दी गई हैं तो 9/1/2 मतलब कि जो 5वीं संख्या है वो हमारी माध्यिका होगी। और अगर संख्याएं सम दी गई हैं, जैसे कि 4 संख्याएं हैं, ठीक, तो 4/2 और प्लस
4/2 धन 1, मतलब कि 4/2 का मान हो गया 2, मतलब दूसरी और तीसरी। तो हो गया ये n/2 n संख्याएं हैं प्लस n/2 प्लस 1वीं संख्या और उसका बटे 2 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ये हम यूज करेंगे अगर सम संख्याएं हैं तब। कुल संख्याएं मतलब अगर 2 से डिवाइड हो रही हैं, सम है। सर्वप्रथम सभी संख्याओं को हम, ये नोट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सभी संख्याओं को हम बढ़ते जाए घटते क्रम में उसको व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद ही हम माध्यिका को निकालेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे संख्याएं दी गई हैं 3, 2, 2, 0, 7, 16, 15, 9, 5। अब हम देखेंगे कि पहले इनको आप अरेंज करेंगे छोटे से बड़े में, तो 0, 2, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 16। कुल मिलाकर के ये 9 संख्याएं हैं। 9 हमारी एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या का हमने फॉर्मूला कहा था n + 1/2। तो n हमारा हो गया 9 और प्लस 1/2 मतलब 10/2, मतलब 5वीं संख्या। अब 5वीं संख्या हम इधर से जोड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारा जो माध्यिका है वो आ गया 5। दूसरा उदाहरण है 5, 2, 7, 6, 8, 3। इनको हम पहले व्यवस्थित करेंगे, तो 2, 3, 5, 6, 7, 8 हो गया। तो कुल हम देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, तो कुल 6 संख्याएं हैं। हमारा फॉर्मूला है n/2 प्लस n/2 प्लस 1, 1वीं संख्या और बटे 2। तो यहाँ से n/2 का मान क्या आ गया, तीसरी संख्या, और ये यहाँ से आ गया चौथी संख्या। तो तीसरी और चौथी संख्या का योग बटे 2। तो तीसरी और चौथी संख्या 5 और 6, तो 5 और 6 का योग बटे 2, ये आ गया 5.5 हमारा माध्यिका हो गया। बहुलक मोड बताता है कि किसी संख्या की आवृत्ति जो है वो कितनी बार हुई है, मतलब मोस्ट ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, कौन सी संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा बार आई है। उदाहरण इसका हम लोग देखते हैं 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे एक जो है वो 3 बार आया है, एक 3 बार आया है। हम 2 देखेंगे, 2, 2, 2, 2, 2 4 बार आया है, और फिर 3 केवल 1 बार आया है। तो यहाँ पे जो 2 है वो 4 बार आया है, जो कि सर्वाधिक है। तो हमारा जो माध्य हो गया वो हो गया 2। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार बने हैं। उदाहरण है हमारा 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक जो है वो 4 बार है, 1, 2, 3, 4, और 2 जो है वो भी 4 बार है। तो यहाँ दोनों 4 बार हैं, तो हमारा जो माध्य हो जाएगा ये 1 और 2 दोनों हो जाएगा। रेंज मतलब परास। अगर कई आंकड़े दिए गए हैं तो उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका जो अंतर होता है उसको हम रेंज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे 2, 8, 5, 0 और 13 है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो 13 है, सबसे छोटा नंबर 0 है, तो उसकी रेंज हो गई हमारी 13। जब आप प्रश्न करेंगे तो प्रश्न में अगर ऐसा दिया रहेगा कि यदि रेंज जो है वो 13 है, तो इस शब्द का हम यूज कैसे करेंगे। इस शब्द का हम यूज ऐसे करेंगे, हम मानेंगे जो सबसे छोटा नंबर है वो a है, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज 13 है तो इसमें हम 13 जोड़ देंगे, तो a + 13 हमारा सबसे बड़ा रेंज हो जाएगा। अब आप इसका रेंज अगर निकालना भी चाहेंगे दोनों संख्याओं का, तो a + 13 और -a, तो a कट जाएगा और 13 हमारी रेंज आ गई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। क्लास इंटरवल जो होता है, पहले तो क्लास इंटरवल है क्या। क्लास इंटरवल है, जैसे हम कहते हैं 0 से 10, तो 10 से 0 तक है, मतलब इसमें 10 का हमारा क्लास बन गया। क्लास इंटरवल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक्सक्लूसिव, चाहे इसको कहते हैं ओवरलैपिंग या फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। दूसरा है इंक्लूसिव, मतलब नॉन ओवरलैपिंग और फिर डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसमें जो छोटा वाला नंबर है उसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा। अब आप देखे होंगे कई बार ऐसे जो सारणी बनी रहती है उसमें 0 से 10 दिया है, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। लेकिन यहाँ पे जो 10 और 10 है, मतलब जो पहला जो टेबल है वहाँ पे जहाँ से अंत हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है। दूसरा प्रकार हमारा है इंक्लूसिव का, इसमें 0 से 10 तक जा रहा है और दूसरा 11 से 20 तक आ रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में ये दोनों अंक जो है वो समान नहीं है। अगर ये 10 पे समाप्त हो रहा है तो ये 11 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 1 का अंतर दिखेगा।
एक का अंतर जो होता है उसको लोग रिक्ति चाहे उसको एच से प्रदर्शित करते हैं और हम लोग इसको एच कहेंगे। अभी मैं इसको बताऊंगा कैसे इसका यूज करते हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इस टेबल का यूज नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जो छोटा वाला अंक है इसमें से ये जो भी h आएगा उसमें से h/2 की वैल्यू आपको इसमें से घटानी है और ये जो 10 है इसमें प्लस h/2 करना है। तो जब वन में से जब आप आधा घटाएंगे, चूंकि h का मान 1 है तो h/2 का मान हो जाएगा आधा। तो 1 में से जब आप आधा घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आधा 0.5 और 10 में 0.5 ऐड करेंगे तो 10.5। फिर ये 11 है तो इसमें से आप 0.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 10.5 और ये 20 है इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20.5। अब आप यहाँ देखेंगे कि 10.5 और 10.5 समान हो गए हैं। ठीक, अब हम इसके हिसाब से क्वेश्चन अब कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट। ये जो क्लास होते हैं वर्ग, इसकी अपर लिमिट जो होती है, ये जो 0 से 10 तक गया है इसको उस क्लास में काउंट नहीं किया जाता है। मतलब ये अगर ये 0 से 10 तक गया है तो इसमें हम काउंट किसको करेंगे, 0 को, 1 को, 2 को, 3 को और ऐसे लेकर के 7, 8 और 9 तक। लेकिन 10 इसमें नहीं आता है। और इसमें ये जो 0.5 से 10.5 तक है इसमें क्लास की जो अपर लिमिट है उसको उसी क्लास में गिना जाता है। मतलब 1 से अगर 10 तक है तो 1, 2, 3 ऐसे 10 तक जाएंगे। फिर अगला जो आएगा 11, 12 से लेके ऐसे 20 तक जाएगा, तो उसको इसमें काउंट करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट के अनुसार ट्रू फॉल्स में चाहे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। यही मैं बता रहा था, इसमें 0 से 10 तक में ये 0 से 9 तक आता है और ये 1 से 10 का मतलब होता है 1 से 10 तक। क्लास इंटरवल वही होता है, जैसे 0 से अगर 10 तक मान है तो ये हो जाएगा 10 - 0 मतलब 10 इसका क्लास इंटरवल है। क्लास मार्क होता है जैसे 0 से 10 तक अगर आपकी टेबल है तो इसमें जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उसका जो माध्य होता है, मतलब 0 और धन 10/2 बराबर 5 जो है उसका क्लास मार्क हो गया। लेंथ ऑफ क्लास हो गया h से हाई माइनस लो, इसको भी 10 हमारा ये आ गया। हमारी नई अपर लिमिट यहाँ पे क्या निकल के आई, यही जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे, ये हमारी जो निकल के आई ये नई अपर लिमिट आई है। तो ये आई कैसे है, हमारा जो लोअर मान था, देखिए जो लोअर मान था उसमें से हम लोगों ने यहाँ पे गैप हमारा कितने का था, 1/2 का हो गया, मतलब ये 0.5। तो लोअर में से 0.5 को घटाए थे तो हमारा 0.5 आया था, 10.5 आया था। ऐसे ही हमारी जो न्यू अपर लिमिट आई है वो क्या है, जो अपर लिमिट है ये अपर लिमिट 10 थी और प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो ऐसे ही 10.5, 20.5। तो ये उसी का फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ क्लास क्या होता है, जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है और प्लस हमारा गैप हो गया। माफ़ कीजिएगा गलत हो गया है, ये गैप यहाँ नहीं रहेगा। तो हमारा हो जाएगा जो लेंथ ऑफ क्लास, हमारी जो न्यू लेंथ ऑफ क्लास निकलेगी जब हम इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब ये नोट हमारा क्या है, नोट ये है कि हमारा जो नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग मतलब जो 1 से हमारा 10 तक था और जो 11 से 20 तक था, ये हमारा नॉन ओवरलैपिंग है क्योंकि ओवरलैप नहीं हो रहा था। तो नॉन ओवरलैपिंग से हम इसको ओवरलैपिंग मतलब हम लोगों ने जो इसको यहाँ पे 10.5 था और ये 10.5 था, इसको हम लोगों ने समान जो बनाया था, ये हम लोग इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज करेंगे कि जब भी क्वेश्चन में मीडियन पूछेगा, केवल हम लोग इसको तभी कन्वर्ट करेंगे नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग में। क्लास इंटरवल हम लोगों ने देखा ही, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस प्रकार होता है। क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क होता है इन दोनों का योग बटे 2, 5 आ गया, 10 और 20 का योग बटे 2, 15 आ गया, तो क्लास मार्क होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो क्लास मार्क के बीच में अंतर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जो क्लास मार्क है, जैसे कि ये क्लास मार्क 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है यही क्लास इंटरवल उतना ही सेम होता है। हम लोगों ने ये पढ़ा अभी, जो अपर लिमिट होती है वो क्लास मार्क प्लस h/2। अब देखिए यहाँ पे h क्या है, h यहाँ पे हो गया, ये जो 15 है और ये 5 है, इनका अंतर यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। तो अपर लिमिट जब हम निकालेंगे तो क्लास मार्क यहाँ पे कितना आ गया, 5 और प्लस h का मान आया है 10/2, ये कितना आ गया, 5, 5 और ये 10 आ गया, मतलब कि हमारी अपर लिमिट निकल के आ गई 10। ऐसे ही लोअर लिमिट आ गई, क्लास मार्क हमारा कितना था, क्लास मार्क 5 था
और h का मान कितना था 10/2, ये 5 माइनस 5 ये हो जाएगा 0। तो अगर हमको क्लास का इंटरवल ना पता हो, मान लीजिए कि ये जो आपको दिया गया है इसमें आपको क्लास का इंटरवल नहीं पता है और केवल क्लास मार्क पता है, क्लास मार्क पता है तो आप कैसे उससे इंटरवल ज्ञात कर सकते हैं, ये उसके लिए समझाया गया है और ये उसके लिए फॉर्मूला जो है ये यूज होगा। क्लास मार्क एक बार फिर से समझिए, अगर क्लास मार्क केवल दिया गया है 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, तो आप देखेंगे कि इसमें अंतर कितना है। अंतर अगर आपको निकल गया तो आप ये जान जाएंगे कि इसमें जो है गैप हो कितने कितने का है। तो ये जो गैप निकल के हमारा आया है वो 10 का है। तो हम जो भी ये टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल जो बनाएंगे, उसकी हम अपर लिमिट निकाल सकते हैं और लोअर लिमिट इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लास इंटरवल जो होता है, जैसे कि आपने कई बार सारणी में देखा होगा, ऐसे दिया रहता है 10 से कम, या फिर ऐसे दिया रहता है 10 से अधिक। ठीक, ये लेस टाइप और मोर टाइप वाला है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग को आगे ये मिलेगा। तो अगर क्लास इंटरवल अगर ऐसा दिया हुआ है कि 10 से कम है, 20 से कम है, 30 से कम है, 40 से कम है, तो हम इसको कैसे समझेंगे कि हमारा क्लास इंटरवल क्या बन के आएगा। यहाँ पे देखिए, तो ये कह रहा है 10 से कम है, मतलब कि 10 से कम है तो यहाँ पे 10 ही रहा होगा। फिर यह 20 से कम है तो 20 से कम है, क्योंकि मैं इसको समझाता हूँ। देखिए, अगर कहा है कि 10 से कम है तो यहाँ पे आप 10 से कम बता दीजिए, लेकिन आपको यहाँ का नंबर नहीं पता है क्या है। फिर कहा है 20 से कम है, मतलब आपको 20 से कम है, मतलब 20 आपकी ऊपर की लिमिट हो गई और 20 से नीचे कोई संख्या हो सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 20 के पहले यहाँ तक 10 का यूज किया है, मतलब कि ये 10 से 20 तक होगा। फिर कहा है 30 से कम है तो ये 30 से कम हो गया, लेकिन कहाँ तक, 30 से इसके पहले जस्ट 20 का यूज है तो ये 20 से 30 हो गया, तो ऐसे ही ये 10 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो क्लास इंटरवल है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें हमारा जो क्लास मार्क है, जब हमारा ये निकल जाएगा तो हम क्लास मार्क भी निकाल लेंगे। 10/2 5, ये 15, ये 25 और ये 35, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का जो वक्र बनता है वो दो प्रकार से बनता है। एक होता है से कम प्रकार का, लेस देन टाइप, दूसरा होता है मोर देन टाइप, से ज़्यादा प्रकार। इसमें अभी हम जो भी देखिए पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा अभी बेसिक्स है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी थियरी का पोर्शन है, बेसिक्स, अभी हम उसको कवर कर रहे हैं। बाद में जब हम मेन टॉपिक पे आएंगे तो वहाँ पे इन सभी टॉपिक का यूज आएगा। पहला है लेस देन टाइप। लेस देन टाइप मतलब से कम प्रकार का। जैसे ये जो दिया हुआ है ये डेटा, अभी मैंने तो उतना लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए जो 0 से 10 का है, इसके लिए स्टेटमेंट क्या हो सकता है, 10 से कम। इसके लिए हो सकता है 20 से कम, 20 से 30 वाले के लिए हो सकता है 30 से कम, और 30 से 40 वाले के लिए हो सकता है 40 से कम। तो ये कम प्रकार का है। तो इसमें मान लीजिए ये क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमको अभी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमको नहीं पता है, तो हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे। पहली जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको हम सीधे सीधे लिख लेंगे। उसके बाद हमारी जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहाँ 8 है तो उसको हम जोड़ देंगे, तो 5 और 8 हो गया 13। फिर 13, ये जो 13 निकला है, 13 हम फिर ऐसे तिरछा पाएंगे अगले वाले में, इसको जोड़ेंगे तो 13 और 3 हमारा हो जाएगा 16, और फिर 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। ऐसे ही से अधिक प्रकार का हम देखते हैं मोर देन टाइप का। इसमें जो स्टेटमेंट दिया रहेगा वो दिया रहेगा 0 से अधिक, ये हो गया 0 से अधिक। फिर हो गया यहाँ पे 10 से अधिक, ये हो गया 20 से अधिक, ये हो गया 30 से अधिक। तो क्लास इंटरवल बनाएंगे कैसे, मैंने इसके पहले बता दिया है। तो क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो इसको कैसे बनाएंगे। एक बात आप ध्यान दीजिए, देखिए जो भी से कम प्रकार का होता है, लेस देन टाइप का होता है, उसको हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ते हैं, और जो से अधिक प्रकार का होता है उसको हमेशा हम ज़्यादा से, मतलब नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जोड़ते हैं। तो पहला हमारा है 9, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे 9 को लिख देंगे। फिर 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। 12 में हम 8 जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, और 20 में 5 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 हो जाएगा। आपने अब ये सीख लिया कि से कम प्रकार क्या है, से ज़्यादा प्रकार क्या है, लेकिन इसका यूज कहाँ पे आता है। ये स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो लेस देन प्रकार है, इससे हम ध्यान दीजिएगा कि आप माध्यिका ज्ञात करते हैं, और
जो मोर देन टाइप होता है उससे केवल हम जो तोरण हमारा ग्राफ होता है केवल हम उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको जब भी क्वेश्चन मिलेगा माध्यिका से सॉल्व करने वाला तो हमको लेस देन टाइप ही मिलता है। अगला है मीन। मीन मतलब माध्य। माध्य होता है जितनी भी संख्याएं हैं उनका सम और कितनी संख्याएं हैं उससे हम डिवाइड करेंगे, मतलब सभी संख्याओं का सम और जितनी संख्याएं हैं। मैंने बताया था कि जो डेटा होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ग्रुप डेटा एक अनग्रुप डेटा। तो जो ग्रुप डेटा होता है तो हमने पढ़ा था ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। तो इसमें जो ये फॉर्मूला है ये अनग्रुप के लिए है और ये ग्रुप डेटा के लिए है। ग्रुप डेटा मतलब जो 1 से 10 और 10 से 20 वाली हमारी जो टेबल होती है। अनग्रुप डेटा में हमारी जो वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं चर मान। इसको हम लोग कहते हैं चर मान। जैसे हमारा उदाहरण है 1 2 3 4 5। तो हम इन सभी को पहले जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं, देखिए i बराबर 1 से लेकर के ये 5 तक गया है और ये xi बराबर x1 x2 x3 x4 x5 सभी को जोड़ देंगे और फिर इसमें 5 से अब डिवाइड कर देंगे तो हमको मीन मिल जाएगा। और हमारा जो ग्रुप डेटा है उसमें हम यूज करेंगे fi xi और समेशन ऑफ fi। यहाँ पे f जो है वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। जैसे कुछ प्रेक्षण अगर दिए गए हैं 2 5 4 5 6 और इनकी जो आवृत्ति दी गई है वो है 3 4 3 2 4। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे xi और fi। तो 3 दूनी 6 4 तीन 12 4 तीन 12 5 दूनी 10 6 चौको 24। फिर इन सभी को जोड़ेंगे तो जो fi xi है इन सबको हम जोड़ेंगे जब इन सभी को तो हमारा आएगा 64 और फ्रीक्वेंसी से फिर हम भाग देंगे। हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, ये वाली ये फ्रीक्वेंसी है, इसको जोड़ेंगे तो 3 4 7 3 10 2 12 4 16। तो 16 से हम भाग देंगे 64 में, हमारा आ जाएगा माध्य 4। कोई भी जो प्रेक्षण दिया गया है, जैसे यहाँ पे प्रेक्षण है 2 है 3 है 4 है 5 और 6 है, हमारे जो प्रेक्षण दिया गया है तो उसमें अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हमारा माध्य जो होगा उसमें वही क्रिया हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2 है, सभी में अगर हम यहाँ पे 3 जोड़ दें, जैसे 2 धन 3 3 धन 3 4 धन 3, सभी में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमारा ये जो माध्य आया है 4, इसमें भी 3 जोड़ करके ये 7 हमारा नया माध्य बन जाएगा। तो जो भी क्रिया हम प्रेक्षण में करते हैं वही क्रिया हमारे माध्य में होती है। ठीक, जैसे कि हम प्रेक्षण हमारा है, प्रेक्षण मान लीजिए हमारा ए बी और सी है। ठीक, तो सभी प्रेक्षण में हम के से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो माध्य था उसमें भी के से डिवीजन होकर हमारा ये नया माध्य बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, हमारे माध्य था ए था बी था और सी था। हमको ये प्रेक्षण दिया गया था, हमने उसमें क्या किया है 2 जोड़ करके 5 से भाग दे दिया है, 2 जोड़ करके 5 से भाग दिया, 2 जोड़ करके 5 से भाग दिया। हमारा नया माध्य जो बनेगा उसमें भी 2 जोड़ करके हम उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा वही माध्य हो जाएगा। जो ग्रुप डेटा होते हैं उसको हम 3 मेथड से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो दोनों हैं, दूसरा और तीसरा है, इन दोनों को जैसे डायरेक्ट मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब संख्याएं जो हैं वो छोटी दी गई रहती हैं। एज्यूम्ड मेथड तब यूज़ करते हैं जब संख्याएं थोड़ी सी बड़ी दी गई हैं। जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट मेथड में संख्याएं हैं 2 हैं 5 हैं 7 हैं, इस प्रकार की संख्याएं हैं। एज्यूम्ड मीन हम तब यूज़ करेंगे जैसे संख्याएं मान लीजिए 10 हैं 12 हैं 15 हैं, इस प्रकार थोड़ी बड़ी और मीडियम में संख्याएं हैं। लेकिन स्टेप डेविएशन तब यूज़ करेंगे जब संख्याएं बहुत बड़ी हों, जैसे कि 70 हैं 80 हैं 120 हैं 150 हैं, इस टाइप की संख्याएं होंगी तब हम स्टेप डेविएशन का हम लोग यूज करेंगे। क्लास मार्क हम लोगों ने तो पहले पढ़ाई है। डायरेक्ट मेथड हम लोग अब देखते हैं, इसमें हम लोगों को मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। तो कुछ पौधे लगाए गए हैं और ये कुछ घर दिए गए हैं। घर में कितने कितने प्लांट लगाए हैं उसके हिसाब से इनको वर्गीकृत किया गया है। तो 0 से 2 के बीच में एक घर है, 4 से 6 के बीच में एक घर है, 6 से 8 पेड़ लगाने वाले 5 घर हैं, ऐसे ही 8 से 10 पेड़ लगाने वाले 6 घर हैं, 10 से 12 पेड़ लगाने वाले 2 घर हैं और 12 से 14 पेड़ लगाने वाले 3 घर हैं। अब हमको ये बताना है कि हर घर पे कितना औसत जो वृक्ष है वो लगा हुआ है, यही प्रश्न पूछा है। तो हमने इसको लिखा, पहले प्लांट बनाया, प्लांट के बाद हमने इसको घर बनाया। घर जो है हमारी वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का काम करेंगे
क्योंकि ये तो हमारे आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों में कितना घर आता है वो हमारी आवृत्ति हो गई। फिर हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क हमने सीखा था कि इन दोनों का एडिशन करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर ये जो हमारा एफ आई फ्रिक्वेंसी निकलेगा और जो हमारा एक्स आई क्लास मार्क निकलेगा, इन दोनों का गुणा करके एफ आई एक्स आई की हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं हमारा ये ग्रुप दिया हुआ है और इसमें हमको घर दी, हमारी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। क्लास मार्क निकालने के लिए 0 हम 2/2, ये हो गया 1, 2 और 4, 4 2 6/2, 3 आ गया, 4 और 6 10/2, 5 आ गया। ऐसे सबका क्लास मार्क निकाल लेंगे और फिर हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 1 कम 1, 3 दूनी 2, 5 एकम 5, 7 पच्चे 35, 9 छक्के 54, 11 दूनी 22, 13 तियाँ 39। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे एफ आई एक्स आई, और ये देखिए गलत हो गया है, यहाँ पे इसको जोड़ा गया है, ठीक, ये इसके नीचे लिखा गया, ये इसको जोड़ा गया है, तो ये 20 आएगा। और फिर हम इसका मीन निकालेंगे। मीन हमारा क्या होता है, समेसन ऑफ एस एक्स आई एफ आई बटे समेसन ऑफ एफ आई। तो इसको जोड़ के हमारा 162 आया था, इसको जोड़ के 20 आया था, इसको डिवाइड कर देंगे तो 8.1 हमारा सही जो है वो मीन आ जाएगा। मतलब इसका हुआ कि 0 हर घर में लगभग 8.1 जो वृक्ष हैं वो लगाए गए हैं। दूसरा मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए आप करने को आप किसी भी तरीके से, इन तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब संख्याएं बड़ी होती हैं तो आपको केवल एक लाइन ये ऐड करना है और उससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत छोटी हो जाएगी। इसमें हम लोग, हमारा जो फॉर्मूला है वो यही है, एक्स बार हमारा ये तो पहले था ही, इतना तो पहले था ही, केवल यहाँ पे डी आई ऐड हो गया है एक्स आई की जगह पे, और हमने एक एज्यूम्ड मीन ऐड कर लिया है। तो हमारा फॉर्मूला ये यूज होगा। यहाँ पे जो डी आई है, डी आई का जो मान है वो एक्स आई माइनस ए है। ए यहाँ पे क्या है, ए हमारा है एज्यूम्ड मीन। हमने एक ऐसा मीन अपने तरफ से मान लिया है और उस मीन्स के हिसाब से हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया कि डेली वेजेस, मजदूरों की डेली सैलरी दी गई है और कितने वर्कर हैं। जैसे 100 से 200 रुपये के बीच में 12 वर्कर काम करते हैं। 120 से 140 रुपये पाने वाले 14 वर्कर हैं। 140 से 160 रुपये दिहाड़ी पाने वाले 8 वर्कर हैं। ऐसे ही मजदूरों की संख्या बताई गई है। कुल मजदूर जो है वो 50 हैं। अब हमको पहले इसका माध्य निकालना पड़ेगा, ये जो दिया गया है। तो 100 और 120 का माध्य हमारा हो गया 110, 120 और 140 का हो गया 130, 140 60 का 150। ऐसे अब सभी का हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हमारा जब एक्स आई निकल गया है तो अब यहाँ पे यही नया इंट्रोड्यूस हुआ है। जो डी आई होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। हमने जो माध्य माना है यहाँ पे, हमने ये बीच वाला माना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन थोड़ी सी इधर उधर हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। हमने माना यहाँ पे ए बराबर 150 माना है। 150 जो हमारा एक्स आई आया है, तो होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई का मान है 110 और माइनस 150। तो 110 में से 150 जाएगा, हो जाएगा हमारा -40। 130 में से 150 गया -20। 150 में से 150 गया 0। 170 में से 150 गया +20 और 190 में से 150 गया 40। हमको ये मिल गया। अब एफ आई और अब डी आई करेंगे। तो देखिए एफ आई का मान हमारा यहाँ पे 12 है और डी आई का मान हमारा कितना है -40। तो 12 चौक 48, 480। फिर 14 गुणे -20, 14 दूनी 28, -280। और जब किसी का गुणा 0 में होता है तो 0 ही आता है। फिर 6 गुणे 20, 120 और 10 गुणे 40 बराबर 400। फिर इसको जोड़ेंगे तो आ गया हमारा -240। अब देखिए केवल ये लाइन ऐड करने से हमारी कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो गई, और वैसे आपको ये गुणा करना पड़ता, ठीक। और अब 12 गुणे 11 करेंगे तो आ जाएगा आप 132 और फिर आप एक 0 बढ़ाएंगे तो 1320। ये काफ़ी बड़ी संख्या हो गई, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो हमारा फॉर्मूला जो माध्य का क्या हो गया, पहले हम ए लिखेंगे। ए का मान यहाँ पे देखिए, ए का मान है 150 और प्लस एफ आई और डी आई। एफ आई डी आई का योग हमारा आया है -240, तो ये होगा -240। और हमारा जो समेसन है एफ आई, हमारे जितने भी वर्कर थे उनका मान था 50। हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमारा आ गया 145.2। मतलब डेली वेज जो मजदूरी मिलती है एक मजदूर को वो है 145.2 रुपये। अगला मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है यू आई। तो यू आई का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे एक्स आई माइनस ए। हम लोग ये तो यूज करते ही थे और केवल हम लोग यहाँ पे एच से डिवाइड कर देंगे। ये हमको एक एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे ऐड हुई है। एक्स आई माइनस ए को हम लोगों ने डी आई कहा था और डी आई बटे एच हमारा ये फॉर्मूला हो गया नया।
तो हमारा जो माध्य निकल के आया वो क्या हुआ, ए हम पहले भी लिखते थे और यहाँ पे एफ आई की जगह पे हम लोग स्टार्टिंग में लिखते थे एफ आई एक्स आई लिखते थे। दूसरे मेथड में हम लोगों ने लिखा एफ आई डी आई और तीसरे मेथड में हम लोग लिखेंगे एफ आई यू आई। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पे हमको एच से एक एक्स्ट्रा गुणा करना है। तो यहाँ पे कुछ हाउस होल्ड हैं, कुछ घर हैं जो डेली उनका जो खर्च है भोजन पे वो कितना है। जैसे कि 4 घर ऐसे हैं जिनका 100 से 150 रुपये के बीच में पर डे खर्चा होता है। 5 घर ऐसे हैं जो 150 से 200 रुपये के बीच में खर्चा करते हैं। 12 घर ऐसे हैं जो 200 से 250 के बीच में पर डे खर्चा करते हैं। तो यही दिया गया है और आपको बताना है कि इसका एवरेज जो खर्चा है भोजन पे वो कितना आएगा हर फैमिली का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये फ्रीक्वेंसी तो दे दी हुई है कि कितने घर हैं, तो इनको जोड़ा हमने 25 आ गया, 25 हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम इनका क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क हमको जो डेटा दिया गया है यहीं से क्लास मार्क निकलता है। तो इन दोनों का योग बटे 2 होता है। तो 150 और 100 250, 250 बटे 2 125, 200 और 150 350 का आधा 175, 200 और 250 450 का आधा 225, ऐसे ही सब निकल जाएगा। डी आई हमने पहले भी निकाला था, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। लेकिन ए हमको मानना पड़ेगा, हमारी तरफ से एज्यूम्ड मीन क्या है, हमने कौन सा मीन जो माध्य है अपने हिसाब से माना है। तो यहाँ हमने 225 को माना है, तो 225 को मान लिया। अब इसके बाद एक्स आई माइनस ए करेंगे। तो एक्स आई का मान यहाँ पे एक्स आई है 125 और माइनस ए का मान हो गया 225। तो 125 में 225 गया -100 आ गया। 175 में से 225 गया -50 आ गया। 225 से 225 गया 0, फिर 275 से 225 गया 50 और 325 से 225 गया 100। अब हमारी यहाँ जो वैल्यू है वो छोटी हो गई। ये पॉइंट हम ये जो इसको हमने ऐड किए हैं। तो यू वाई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो ये हमारा जो डेटा निकला है इसमें हम केवल एच से भाग दे देंगे। अब एच हमारा क्या है, हमने इसको पढ़ा है, एच हमारा हो गया 150 माइनस 100 मतलब 50। 200 माइनस 150 बराबर 50। हमारा वर्ग अंतराल एच प्रदर्शित करता है। तो 100 बटे 50 हो जाएगा हमारा -2, -50 बटे 50 -1, 0 बटे 50 0, 50 बटे 50 1, 100 बटे 50 2। हमको ये निकल गया। अब हम निकालेंगे एफ आई और यू आई। हमारा ये एफ आई है और ये हमारा है यू आई, मतलब इनका गुणा करना है। तो 4 - 2 -8, 5 - 1 -5, 12 गुणे 0 12, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर एफ आई यू आई हमने जोड़ लिया, यहाँ पे आ गया -7 और हमारा हाउस होल्ड आ गया, जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 25। अब हमको इसका निकालना है माध्य। तो माध्य का हमने फॉर्मूला पहले लिख लिया है। माध्य का फॉर्मूला है ए हमने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन माना है, देखिए 225 अपनी तरफ से, और प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू वाई हमने इसको निकाला यहाँ पे -7, ये हो गया -7 और जो कुल हाउस होल्ड है वो है 25 हमने डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे एच हमने क्लास साइज हमने निकाला है। क्लास साइज क्या है यहाँ पे देखिए, 150 से 100 के बीच में कितना हो गया 50 हो गया, 150 से 200 के बीच में 50 हो गया, 200 से 250 के बीच में 50 हो गया। तो 50 हमने गुणा कर दिया। अब ये 25 दूनी 50 और 7 दूनी -14 हो गया, 211 आ गया। मतलब हर फैमिली का भोजन पे जो खर्चा है पर डे का वो 211 रुपये आता है। तो ये 3 मेथड हो गए। आप तीनों मेथड में मीन निकालने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बस ये मेथड जो बदले जा रहे हैं ये केवल इसके लिए है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगला है हमारा बहुलक। बहुलक मतलब मोड का हमारा फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और सभी में गुणा होगा H का। अब ये टर्म्स हैं क्या, हमने H तो जाना है, क्लास इंटरवल हमारा है, जैसे कि 0 से 10 है तो हमारा क्लास इंटरवल हो गया 10 का अंतर है। F1 हमारा हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई, उसको हम लोग मॉडल क्लास कहते हैं। दूसरा है F0, हमारा जो F1 आएगा उसके जस्ट ऊपर वाला जो होगा वो F0 होगा और उसके जस्ट नीचे वाला जो होगा वो F2 हो जाएगा। और L है, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। हम इसको एक एक टर्म अभी समझेंगे। तो देखिए ये कुछ दिया गया है डेटा, जिसमें कुछ व्यक्तियों ने उधार लिया हुआ है और कितने व्यक्ति ऐसे हैं। तो 3 से 4 हज़ार लोग ऐसे हैं, मतलब 3 से 4 हज़ार के बीच में उधार लेने वाले 4 लोग हैं। 4,000 से 5,000 उधार लेने वाले 18 लोग हैं। 5,000 से 6,000 उधार लेने वाले 9 लोग हैं। 6,000 से 7,000 7 लोग हैं। तो ऐसे ही से सारा डेटा दिया गया है। हमने इसमें H पहले पता कर लिया। H हमारा हो गया क्या,
3000 से 4000 का अंतर जो है वो 1000 आ गया। तो एच सबका तो सेम ही है। मोड का हमारा जो फॉर्मूला है वो यही है, L प्लस F1 माइनस F0। अब हम इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा अंक बनेगा। तो हम पहले ये देखेंगे मोड के केस में कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो 18 है, 18 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो हमारा ये जो रो है ये हमारा बन जाएगा मॉडल क्लास। ठीक, 4000 से 5000 का हमारा जो क्लास है, जो वर्ग है, ये हमारा मॉडल क्लास बन जाएगा। अब हम यहीं से सारा डेटा निकालेंगे। देखिए, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आएगी तो इसको हम कहेंगे F1। इसके जस्ट पहले जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये 4, उसको हम कहेंगे F0। और इसके जस्ट नीचे जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम लोग कहेंगे F2। और इसी में जो लोअर लिमिट है, जैसे कि 4000 से 5000 है, तो लोअर लिमिट 4000 हो गई, मैक्सिमम लिमिट 5000 हो गई। तो लोअर लिमिट हमारी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से। तो लोअर लिमिट हमारी यहाँ पे क्या हो गई, 4000 प्लस F1 18 माइनस 4 F0 हो गया, और बटे 2F1। F1 का मान 18 है तो 2 से गुणा कर देंगे तो 36, और माइनस 4 और माइनस 9 हो जाएगा, और गुणे H का मान यहाँ पे 1000 है। अब हम गुणा कर देंगे, 18 में से 4 गया तो 14, और ये 9 और 4 13, 36 में से 13 गया 23, और गुणे 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4608। ये हमारा एवरेज मीन, मतलब हमारा ये माध्य आ गया। अगली है हमारी माध्यिका। माध्यिका में हमको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमको माध्यिका में ध्यान दीजिएगा कि हमको संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता जो हम निकालते हैं वो केवल माध्यिका के केस में ही निकालते हैं। तो हमारा माध्यिका का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF। ये जो CF है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और बटे F हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। H जो है हमारा ये क्लास का जो है वो अंतर हो गया। तो L हमने क्या पढ़ा, लोअर क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हमारा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उसका लोअर वैल्यू है। N क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आवृत्ति है उसका योग है। CF क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। F जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस, और H हमारा है क्लास का साइज। हम इसको अब देखेंगे डिटेल में ये क्या क्या है। तो हम लोग को दिया गया है क्लास इंटरवल 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, मतलब 20-20 का अंतर हमको यहाँ पे दिख रहा है। और हमारी जो आवृत्ति दी गई है, आवृत्ति है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 हो गई। हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमने पहले बताया था कि जब भी से कम प्रकार का होता है जो ये डेटा दिया गया है, तो हम वहाँ पे ही क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। मतलब माध्यिका हमको निकालना है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना 100% श्योर ही है एकदम। तो आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए से कम प्रकार वाले में। तो ये हो गया 4, 4 को सीधे से उतार देंगे, फिर 4 में आप 5 जोड़ेंगे तो 4 और 5 हो जाएगा 9, 9 में आप 13 जोड़ेंगे तो 13 और 9 हो जाएगा 22, 22 में आप 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, 64 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। अब यहाँ पे हमको ध्यान क्या देना है कि हमारी जो आवृत्ति दी गई है वो सर्वाधिक कहाँ पे है। तो सर्वाधिक आवृत्ति हमको यहाँ पे 20 की दिख रही है। ठीक, तो जो 20 की आवृत्ति है इसको हम क्या लिखेंगे, हमारे जो फॉर्मूला था इसमें जो नीचे वाला वैल्यू है आवृत्ति F वाला, तो ये हमारा F हमको मिल गया है। अब हमको ये जो L वाला है वो क्या है, वो क्लास का जो लोअर लिमिट है, मतलब हमको ये क्लास तो मिल गई, हमारी यही क्लास है। इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 125 से 145 तक है, तो 125 हमारी लोअर लिमिट हो गई। तो L का मान हो गया 125, हमको F का मान मिल गया 20। अब ये जो हमको 20 मिला, हम जस्ट इसके पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं। मतलब ये 20 है तो जस्ट इसके जो ऊपर वाला है उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे, तो उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है। और हमारी जो आवृत्ति है इन सभी का जो योग हम निकालेंगे तो योग हमारा आया है 68। तो 68 हमारा योग आ गया, तो 68 को हम ये n/2 मतलब कि 34 हमारा हो गया, ये n का मान 68 है तो n/2 हमारा हो गया 34। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाला है 22, और f का मान हम लोगों ने निकाला है यहाँ से 20, और गुणे h कहाँ से निकल गया, h हो गया 145 माइनस 125। ये देखिए 65 से 85, 50 से 105, 105 से 125, 20-20 का अंतर है सब में, तो 20 से गुणा कर दिए, 20 से 20 कट गया, 34 में से 22 गया, बच गया 12, 125 से 12 हो गया 137। तो हमारा ये जो है 137 जो है वो इसका मीडियन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टेटमेंट के अनुसार पूछे जाते हैं। पहला है, दो संचयी बारंबारता वक्र जहां एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु जो होता है वही बिंदु माध्यिका होता है। इसका मतलब है कहने का, देखिए ये हमारा ग्राफ है। जो माध्यिका के लिए जो हम लोग जो चार्ट बनाते हैं वो होता है, जो चार्ट बनता है वो होता है से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का।
तो ये चार्ट हो गया हमारा से कम प्रकार का, ये चार्ट हमारा हो गया से अधिक प्रकार का। इन दोनों का ये जो कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है यहाँ पे, ये इसको जब हम एक्स अक्ष पे ऐसे खींचते हैं तो हमको यहाँ पे जो भी पॉइंट, हमको जो भी मान मिलेगा वही हमारी माध्यिका होती है। तो पहली बार तो माध्यिका में ये हो गया कि हमको एक्स अक्ष पर ये प्राप्त होता है, ये हमको एक्स अक्ष पर प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे हमको प्राप्त होता है। दूसरा कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का जो कटान बिंदु होता है हमको वहीं से माध्यिका प्राप्त होती है। हमारी जो बारंबारता है, मतलब जो फ्रिक्वेंसी है, अगर आप उसको बढ़ाते हैं चाहे उसको घटाते हैं तो इससे माध्य पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन माध्यिका पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा वाला। तीसरा है, अगर कोई प्रेक्षण है, जैसे कि 1 2 3 4 5 है, अगर कोई प्रेक्षण, अगर आप उसको n गुना कर रहे हैं, आप सभी संख्याओं में, अगर मान लीजिए सभी संख्याओं में अगर आप 5 5 से गुणा करते हैं तो उसकी जो माध्यिका जो भी निकल के आई है उसमें भी 5 से गुणा हो जाएगा, मतलब वो भी n गुना हो जाएगा। आंकड़ों का जो चरम मान होता है, चरम मान मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, अगर उसमें हम कोई परिवर्तन करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे माध्य पर प्रभाव पड़ता है। ये चारों जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये चारों एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब हम इन तीनों में रिलेशन अगर देखें तो होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख लेंगे, मोड हो गया बहुलक, मीडियन हो गया माध्यिका और मीन हो गया हमारा माध्य। अगर यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे एक नया फॉर्मूला, नॉर्मली लोग यही जानते हैं, हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे एक मीडियन ज़्यादा है, तो हम यहाँ से एक मीडियन को इधर से इधर कर देंगे, तो मोड तो इधर रहेगा ही और मीडियन इधर से इधर आ जाएगा, तो मोड माइनस मीडियन हो जाएगा। और अब यहाँ पे भी अब 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा और बच जाएगा हमारा मीडियन माइनस मीन। तो हमारा ये दोनों फार्मूला जो है ये बहुत काम का फार्मूला है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन में कहा है मीडियन माइनस मोड का मान 2 दिया है, तो हमको मीडियन माइनस मीन का मान निकालना है। देखिए अगर जिसने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो तो उसको तुरंत कर लेगा, जैसे कि यहाँ पे मीडियन माइनस मोड का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए ये मीडियन माइनस, ये हमको 2 दिया हुआ है और ये 2 पहले से है, और मीडियन माइनस मीन हमसे पूछा है, तो इसका हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1। लेकिन जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है, अगर उसको ये सॉल्व करना हो तो वो कैसे करेगा, तो हम लोग उसको अब देखेंगे। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोड माइनस मीडियन का मान 2 दिया हुआ है, ठीक। हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है मीडियन। तो मीडियन को हमने मान लिया कि हमारा मीडियन जो है वो x है, ठीक। तो मोड पहले था ही, तो यहाँ से मोड ये जो x है ये इधर चला जाएगा, तो हमारा मोड हो जाएगा x प्लस 2। अब हम लोगों ने गिव फार्मूला सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड की जगह पे हमने यही फार्मूला, यही वैल्यू हमारी पुट कर दी x प्लस 2, और 3 तो था ही, और मीडियन हमने माना था कि x है, तो x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 2 मीन। ये 2 मीन जो है ये इधर आ जाएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा 2 मीन, और ये 3x अपने जगह पे है, ये x प्लस 2 इधर चला आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2x में से x गया, 3x में से x गया, तो हो जाएगा 2x माइनस 2, और फिर यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 और x माइनस 1। तो यहाँ से 2 और 2 यहाँ से कट गया और हमारा मीन आ गया x माइनस 1। हमारा जब मीन x माइनस 1 आ गया तो हमको ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, हमको जो वैल्यू निकालनी है मीडियन माइनस मीन का, तो मीडियन हमने x माना था और मीन का जो मान है वो हमने निकाला x माइनस 1, और इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। तो आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये नॉर्मल ये लग भी जाएगा, लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि जो मीन है, मीडियन और जो मोड है, अगर हम लोगों ने उसको ए बी सी और माना हुआ है, तो हमको रेशियो दिया हुआ है कि मीन और मीडियन का हमको रेशियो दिया है 9:8। तो हमसे पूछा है कि मीडियन माइनस मोड क्या होगा। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 है ही। मीडियन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8, तो चूंकि ये रेशियो में है तो हम इसको 9 और 8 तो सीधे सीधे लिख नहीं सकते हैं, तो हमको x की वैल्यू लगानी पड़ेगी, ठीक। तो हमने इसको लगा दिया, 8x का हमने रेशियो ले लिया यहाँ पे, और माइनस 2, और मीन का मान जो दिया है यहाँ पे देखिए 9 दिया है, तो ये हो जाएगा 9x।
तो 8 तारीख 24 और 9 दूनी 18, इसमें घटाएंगे तो हमको 6x मिल गया। 6x हमारा मोड का मान आ गया। पूछा है कि मीडियन माइनस मोड, मीडियन का मान यहाँ पे क्या दिया है, मीडियन का मान यहाँ पे दिया है 8, तो हमारा हो गया 8x और मोड हमने निकाला है 6x, तो 8x और 6x रेशियो आ गया 4:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 संख्याएं हैं, इसमें से 3 सबसे छोटी का माध्य है वो 19 है और 3 सबसे बड़ी का माध्य 21 है, तो रेंज ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि 4 संख्याएं अगर दी गई हैं और उसमें छोटे और बड़े का रिलेशन दिया गया तो उसको हम मानेंगे कैसे। हमने माना 4 संख्याएं ABCD हैं, लेकिन उसमें A सबसे बड़ा है, उससे छोटा B है, उससे छोटा C, उससे छोटा D है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा है पहले 3 सबसे छोटी का माध्य 19 है, माध्य मतलब उसका एवरेज। तो छोटी संख्या इसमें कौन सी हो गई, 3 छोटी, B C और D हो गई। तो B धन C धन D, ये 3 संख्याएं हैं तो 3 से हमने भाग दे दिया और ये 19 दिया हुआ है, तो B C और D का जो है मान आ जाएगा वो 57 आ जाएगा। ऐसे ही कहा है कि 3 सबसे बड़ी का जो माध्य है वो 21 है, तो 3 सबसे बड़ी संख्या हो गई A B और C। A B और C बटे 3 से डिवाइड कर देंगे, 21 इसका मान दिया है, तो A B C का मान निकल गया 21×3 = 63। हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। अब अगर हम देख रहे हैं कि हमको रेंज निकालनी है, तो रेंज होता क्या है, रेंज होता यही है, मान लीजिए 4 संख्याएं अगर दी गई हैं, A और D 4 संख्याएं हैं, तो रेंज यही हो जाएगा ना, A में से D, क्योंकि सबसे बड़ी में से सबसे छोटी का अंतर ही रेंज होता है, तो हमको A - D ही तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे, दोनों इक्वेशन का, और यहाँ से हम A और D के टर्म में फॉर्म निकालेंगे। तो A + B + C = 63 है, B + C + D = 57 है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में B और C कॉमन है, तो उसको हमको अगर गायब कर दो तो A और D में रिलेशन मिल जाएगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये माइनस माइनस और ये माइनस हो, ये भी माइनस हो जाएगा, तो B और C कट जाएगा सीधे सीधे, तो निकल जाएगा A - D, और 63 में 57 गया 6। तो हमारा रेंज जो निकल के आ गया वो हो गया 6। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का माध्य 20 है, उनका रेंज जो है वो 12 है, 2 छोटी संख्याओं का अंतर 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। पहले तो हमको 3 संख्याएं दी गई हैं और उनका माध्य 20 बताया गया है। तो 3 संख्याएं हमने माना, A सबसे बड़ी, B उससे छोटी, C उससे छोटी, तो C सबसे छोटी हो गई, A सबसे बड़ी हो गई। इनका माध्य 20 बताया गया है, तो A धन B धन C का माध्य 20 हो गया, तो वो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गया, A धन B धन C = 60, इक्वेशन 1 मिल गया। दूसरा पॉइंट इसमें बताया कि इसकी जो रेंज है वो 12 है, तो रेंज 12 मैंने शुरू में बताया, रेंज का मतलब क्या हो गया, A - C, यही तो हुआ, A - C का मान हो गया हमारा 12, इक्वेशन हमारा 2 हो गया। तीसरा पॉइंट का है, 2 छोटी संख्याओं का अंतर 3 है, 2 छोटी संख्याएं कौन सी हैं, C सबसे छोटी है और फिर B उससे तो बड़ी है, तो B और C का अंतर हमारा 3 दिया हुआ है। अब हमको 3 इक्वेशन मिल गए हैं, पहला मिला है ABC में, दूसरा मिला है AC में और तीसरा मिला है BC में। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा तार्किक होना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है ABC में और यहाँ पे AC है और यहाँ पे BC है, तो अगर इन दोनों का यूज हम कर लेंगे तो हमको A B और C के टर्म में हमको एक रिलेशन मिल जाएगा और फिर उसको हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम यूज करेंगे, तो A - C = 12, B - C = 3, और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, A धन B - 2C = 12 3 15, हमको इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को हम यूज करेंगे, तो A धन B धन C = 60 है, A धन B - 2C = 15 है। इसको आप जोड़ देंगे तो इसको आप घटा देंगे तो A और B कट जाएगा, ठीक, और ये C और -2C हो जाएगा 3C, और ये 45 हो जाएगा। तो C का मान यहाँ से 15 निकल के आ गया। अब B - C का जो मान है हमको पता था यहाँ पे 3 है, हमको C का मान 15 निकल गया, तो B - C = 3 है, तो यहाँ से B का मान जो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा B का मान 18 आ जाएगा। ऐसे ही, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गंदा हो गया, ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमको पता था पहले A धन B धन C बराबर कितना है, 60 है, तो हमको A और B का मान तो निकल गया है, हमको B और C का मान निकल गया, तो हमको A का मान निकालना है, A धन B का मान हो गया 18, C का मान हो गया 15 और ये बराबर है 60, तो 18 और 15 हो गया 33, 33 60 में से क्या तो बच जाएगा 27, तो हमारा ऑप्शन A जो है, A का मान जो है वो 27 आ गया। ये एक पॉइंट है जो कभी कभार एग्जाम में पूछा आता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और खास करके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस होता है कि मेजर ऑफ एसिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने बारंबारता वक्र देखा हुआ है, बारंबारता वक्र ऐसे ही होता है, ठीक, और ये इसके माध्य को प्रदर्शित करता है। तो इसमें 3 प्रकार के स्क्यूनेस होती है, मतलब ये है क्या, ये मेजर है, मतलब कि मापन है एसिमेट्री का, मतलब
एक होती है सिमेट्री, दोनों सिमेट्रिकल है, और एक होता है असिमेट्री, मतलब ये असममित है, उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन है कितना वो असममित है, ये हमको बताना है। पहला इसमें निगेटिव स्क्यूड, दूसरा है नॉर्मल स्क्यूड, और तीसरा होता है पॉजिटिव स्क्यूड। जो निगेटिव स्क्यूड होता है, ठीक, ये थोड़ा ऐसे पीछे की तरफ भागा हुआ होता है। जो पॉजिटिव स्क्यूड है आप देखेंगे थोड़ा सा इधर की तरफ भागा हुआ है, और जो नॉर्मल स्क्यूड है वो एकदम सेंटर पे दोनों साइड से ये बराबर होता है। तो आप इससे अंतर लगा सकते हैं। ये जो निगेटिव स्क्यूड दर्शाता है, यह दर्शाता है कि हमारा जो मीडियन का मान है वो मीन से बड़ा है। क्वेश्चन देखिए इसी पॉइंट से बनता है, ये पॉइंट, यही जो पॉइंट है इसी पॉइंट से बनता है क्वेश्चन। जो निगेटिव स्क्यूड है उसमें मीडियन बड़ा होता है मीन से, जो नॉर्मल स्क्यूड है इसमें दोनों बराबर होते हैं, और जो पॉजिटिव स्क्यूड है उसमें मीन हमारा बड़ा होता है। सिमेट्रिकल, देखिए ये क्वेश्चन कई एग्जाम में और कई स्टेट में कई बार पूछा हुआ है कि जो सिमेट्रिकल हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारा जो वक्र बनता है, उसमें क्या क्या शर्तें होती हैं। तो उसमें हमारा जो मीन होता है, जो मोड होता है और जो मीडियन होता है, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो यही ये नॉर्मल स्क्यूड वाला जो है ये यही दर्शाता है, मीन, मोड और मीडियन तीनों बराबर होते हैं। डेविएशन, डेविएशन होता है चर मान, हमारा जो एक्स मान था उसका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से दूरी। मतलब हम लोगों ने पहले मीन निकाला, मीडियन निकाला और मोड निकाला, ठीक। तो इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। पहला यूज होता है हमारा मॉड लगा करके, दूसरा होता है स्क्वायर करके। स्क्वायर में हमारा आता है मानक विचलन और विचरण, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। और हमारा जो मॉड लगा करके जो यूज होता है इसमें मीन डेविएशन निकालते हैं, चाहे इसको मोड के सापेक्ष निकालें, चाहे मीन के सापेक्ष, चाहे मीडियन के सापेक्ष निकालेंगे। तो इसमें क्या क्या रहा है, जैसे देखिए जो भी हमको डेटा दिया हुआ है, जैसे कि हमने डेटा कहा x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, हम इसका निकालेंगे, या तो हम मीन निकाल सकते हैं, या हम मीडियन निकाल सकते हैं, या तो इसका मोड निकाल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में कहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन में कहा है कि मीडियन के सापेक्ष आपको बताना है, तो पहले आप क्या करेंगे, जो भी डेटा दिया हुआ है उससे आप क्या करेंगे, पहले आप मीडियन निकालेंगे, और मीडियन से फिर देखेंगे कि इसका अंतर कितना आ रहा है, जो भी ये डेटा दिया गया था, ठीक। हम लोग उसको भी करके देखेंगे बाद में, फिर अंतर से हम डेविएशन निकालेंगे। तो इसमें अगर कुछ भी ना दिया हो, जैसे हमारा ये जो दिया हुआ है कि मॉड यूज करके जो हमको जो मीन डेविएशन निकालना है, अगर कुछ भी नहीं कहा है कि किसके सापेक्ष निकालना है, तो हम हमेशा माध्यिका के सापेक्ष ही जो है वो डेविएशन निकालेंगे, और यही जो डेविएशन है वो सबसे सटीक होता है। ये भी स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है। जो हमारा ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, चाहे जो वेरिएंस है, इसमें हमेशा हम माध्य के सापेक्ष ही इसको हम निकालेंगे। इसको हम माध्यिका के सापेक्ष और मोड के सापेक्ष हम इसको कभी भी नहीं निकालेंगे, ये हमेशा माध्य के सापेक्ष निकलेगा। और जो हमारा ये एवरेज वाला है, ये माध्यिका और मीन और मोड, ये तीनों के सापेक्ष ये निकलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि हमारा जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट वेरिएंस, मतलब कि अंडर रूट प्रसरण हमारा होता है। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मतलब कि विचरण गुणांक हमारा क्या होता है, तो इसका एक शॉर्टकट आप याद कर सकते हैं, SDM। SDM होता है इसका शॉर्टकट, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो है वो ऊपर रहेगा, और हमारा जो ये जो मीन है वो नीचे रहेगा, और गुणे 100% में। नोट है, चर मान में अगर कोई भी क्रिया करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रसरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है 10 10 9 10 10 11 10 11 9, ये क्वेश्चन है। हम लोग इसका सारी वैल्यू जो है वो निकालेंगे और फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए पहला है, हम इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 90, और ये कुल 9 संख्याएं हैं, तो माध्य इसका क्या हो जाएगा 90 और बटे 9, हमारा माध्य निकल गया 10। दूसरा हम निकालते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, इसको हम क्रम से पहले अरेंज करेंगे, तो क्रम से अरेंज करेंगे 9 9 10 10 10 10 10 और 11 11, तो कुल ये 9 संख्याएं हैं, तो हमारा हो जाएगा 9 + 1/2, मतलब कि पाँचवां पद। पाँचवां पद हमारा क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, हमारा 10 है, तो हमारी माध्यिका आ गई 10। बहुलक, बहुलक इसमें देखिए जो 10 है वो 5 बार आया है, तो बहुलक हमारा 10 हो गया। परिसर मतलब रेंज, इसका सबसे उच्च वैल्यू इसकी 11 है, सबसे निम्न वैल्यू इसकी 9 है, तो 9 और 11 का अंतर हमारा 2 हो गया, इसका परिसर हो गया। अब हमको देखिए ये मान दिया हुआ है, अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ पे प्रसरण है, उसको हम कह लें, चाहे उसको हम विचरण कह लें, इंग्लिश में उसको कहते हैं वेरिएंस। ये कैसे निकलेगा, ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको
माध्य निकालना पड़ेगा। हमने निकाला माध्य इसका कितना है, तो माध्य हमने निकाल लिया पहले 10 है। देखिए हमने इसका माध्य निकाल लिया है। अब माध्य निकालने के बाद हम देखेंगे हमारी जो भी संख्याएं दी गई हैं उनसे हमारा कितना अंतर है। इसको आप प्लस और माइनस किसी रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको जब वर्ग करेंगे तो प्लस और माइनस जो है वो दोनों, माइनस है तो वो प्लस ऑलरेडी हो जाएगा और प्लस है तो प्लस रहेगा ही। तो 9 और 10 का अंतर जो है वो 1 है। 9 और 10 का अंतर हमारा 1 है। 10 से 10 0, ये सारा जो 10 है उसका अंतर 0 हो जाएगा। 11 से 10 का अंतर 1 है। 11 से 10 का अंतर 1 है। हमको अब अंतर का मान मिल गया है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, हमको ये अंतर देखिए यहाँ पे ये मिल गया है, ये मान। अब हम इसका वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो हमारा हो गया 1 1 1 कर करके 4 हो गया। और हमारी कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्या हमारी 9 है। तो हमारा 4/9 जो है हमारा ये वेरिएंस निकल करके आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि वेरिएंस कैसे निकलता है। अगला इसमें मानक विचलन निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है क्या, अंडर रूट वेरिएंस, मतलब कि प्रसरण। तो हमारा 4/9 मान आया था, इसका मान हो गया 2/3। विचरण गुणांक निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था SDM। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा देखिए 2/3 आ गया है, और कुल संख्याएं जो है वो मतलब मीन जो है वो 9 है। ठीक, हमारा हमने किया था 90 बटे हमारी 10 संख्याएं हैं, तो ये आ गया था हमारा 9, हमारा जो है मीन है, माध्य आया था। तो यहाँ से क्या हो गया, 2/3/9 गुणे 100, तो ये हो गया 200/18%। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11.5%। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 5 मानों का प्रसरण। देखिए क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चों को समझ नहीं आता ये कैसे सॉल्व होगा। 5 मानों का जो प्रसरण है वो 16 है, मतलब हमको वेरिएंस पहले दे दिया है। प्रत्येक मान को अगर हम दोगुना कर दें तो नए मान का मानक विचलन आप ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले प्रसरण दिया है 16, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मानक विचलन हम निकालेंगे। तो ये हो गया अंडर रूट वेरिएंस होता है, तो अंडर रूट 16 हो गया, हमारा निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन 4। अब कह रहा है कि सभी प्रत्येक मान को इसने दोगुना किया है, तो अगर मान को इसने दोगुना किया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोगुना हो जाएगा। ठीक, तो 4 × 2 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8। हमारा मानक विचलन क्या आ गया, 8 आ गया, नया मानक विचलन। अब इसका भी एक तरीका देखिए, ये जो टेबल है आपको टेबल ये बता देगी शॉर्ट में होता कैसे है। देखिए हमने माना कि हमारी जो भी वैल्यू दी गई है, हमने जो भी हमारा चरमान दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन अगर होता है, जैसे हम अगर उसमें कोई संख्या जोड़ते हैं चाहे कोई संख्या घटाते हैं, तो उससे हमारे प्रसरण में और हमारे मानक विचलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी संख्या से भाग करें चाहे उसमें गुणा करें तो हमारे प्रसरण में भी और हमारे मानक विचलन में भी परिवर्तन होगा। अगर हम गुणा करते हैं और उसका प्रसरण अगर पूछता है तो वो k² गुना, जैसे कहता है कि कोई भी जैसे 5 संख्याएं अगर दी गई हैं, सभी संख्याओं में अगर हम 2 से गुणा कर दें, ठीक, तो उसके प्रसरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रसरण हमारा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2 का स्क्वायर है तो k का मान 2 गुना कर रहा है, 2 का स्क्वायर तो 2 गुना हो जाएगा 4 गुना, प्रसरण हमारा हो जाएगा 4 गुना। और अगर जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में यही तो कहा था, पिछले क्वेश्चन में 5 संख्याएं दी गई हैं, ठीक, कहा है कि प्रत्येक मान को 2 गुना कर दिया गया है। तो यहाँ पे k का मान कितना दिया है, k का मान यहाँ पे दिया है 2, तो जब k का मान 2 दे दिया है तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, तो आ गया 4, और 4 को हम 2 गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन है, अगर यहाँ पे 2 से हम गुणा किए, 2 गुना किए हैं, तो भी मानक विचलन में हमारे 2 से गुणा हो जाएगा। अगर यही हम 2 से भाग करते, ठीक, तो हमारा मानक विचलन में भी 2 से हमारा भाग आता, मतलब हमारी संख्या जो 4 आ रही थी 4/2 करते तो हमारा 2 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नया वाला आ जाता। जैसे कि क्वेश्चन दिया, मान लीजिए दिया है वेरिएंस हमारा 16 है, ठीक, वेरिएंस हमारा 16 है, तो मान को हमने 2 गुना कर दिया। पहले हमने डायरेक्ट हमने मानक विचलन नहीं निकाला है, हमने पहले वेरिएंस को ही यूज किया है। तो वेरिएंस को 2 गुना करेंगे तो 16 था, तो 16 गुणे k का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 16 चौके 64। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा अंडर रूट वेरिएंस, तो अंडर रूट 64 बराबर 8, तो दोनों तरीके से 8 उत्तर आ जाएगा। आप किसी को भी पहले कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसरण बराबर 36 अगर दिया है, मतलब हमारा जो वेरिएंस का मान है वो कितना दिया है, 36। यदि प्रत्येक चरमान को 2 से गुणा कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो प्रसरण देखिए पहले 36 दिया है, ठीक, तो 36 का पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अंडर रूट वेरिएंस, तो ये आ गया अंडर रूट 36 बराबर 6 हमारा आ गया। अब क्या है कि मान को 2 गुना किया है तो गुणे 2 कर देंगे तो 12 आ जाएगा।
ये एक फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे कि अगर संख्या दे दी ऐसे कि 1 2 3 4 5 और ऐसे करके मान लीजिए जैसे 15 तक अगर दे दे और कहे कि आप इसका मानक विचलन निकालिए, ठीक, तो आप मानक विचलन जब तक निकालेंगे हो सकता है कि आपका बहुत समय बर्बाद हो जाए। तो उसके लिए एक शॉर्टकट ये फार्मूला है। जैसे अगर 15 संख्याएं दी गई हैं, चाहे 14 संख्याएं जो भी दी गई हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे 15 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बटे 12 और इसको निकाल देंगे। अब यहाँ से जो भी मान आएगा हमारा वही स्टैंडर्ड जो है वो डेविएशन हो जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और मैंने इस टॉपिक से हर पॉइंट को टच किया हुआ है, तो सारा पॉइंट कवर हो गया। अब इस पर जो MCQ वाला पोर्शन है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और प्लस जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं उसको मैं बना करके ज़रूर डालूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम में टच किया जाता है। तो ऐसे ही मैथ के टॉपिक चाहे और भी अदर जो टॉपिक हैं उसको देखने के लिए हमारे चैनल पे एक बार ज़रूर आप विजिट कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।